चलो बेटा बात कर लें आगे। कोई बात नहीं, रुक जाते हैं, अगर तुम नहीं चाहते हैं तो रुक जाते हैं थोड़ी देर। चलो एक यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो कॉन्सेप्ट के अंदर दिक्कत हुई, एक बार उसको समझ लो। यहाँ पर अपन ने क्या कहा बेटा कि हमारे पास जो टोटल कलर है विजिबल रेडिएशन में कितने हैं? 7 कलर है ना, ठीक है। कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे सर विबग्योर है। कौन से हैं? विबग्योर, ठीक है। सबसे पहले बात करें तो सबसे कम जो वेवलेंथ है या तरंग दैर्घ्य है वो किसकी है? वॉयलेट की, ठीक है। तो यहां पर पहला हमारे लिए जो क्वेश्चन है वो क्या बनता है बेटा? विजिबल रेडिएशन में सबसे कम तरंग दैर्घ्य, ठीक है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होगा? तो अब कहेंगे किसका है? वॉयलेट का। किसका है? वॉयलेट का। वॉयलेट का मतलब क्या है बेटा? बैंगनी रंग या वॉयलेट हो गया, ठीक है। दूसरा अपन को ध्यान क्या रखना है कि जब यहां से तरंग दैर्घ्य बढ़ता हुआ जा रहा है तो लास्ट में कौन आया? रेड आया। कौन आया? रेड। रेड का जो तरंग दैर्घ्य है वो कितना है बेटा? 0.7 माइक्रोमीटर का आपने, ठीक है। तो यहां पर सब दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया? सबसे अधिक या सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य है वो किसका होगा? लाल रंग का होगा, रेड का होगा, ठीक है। हमने फिर इसको डिवाइड किया था, है ना, कि इसको डिवाइड कर दें तो 3 कलर तो ऊपर रह गए, 3 कलर नीचे रह गए, बीच में कौन बच गया बेटा? ग्रीन कलर, ठीक है। जो मध्य में है वो कौन सा है? ग्रीन कलर है, ठीक है। अब यहां पर जो क्वेश्चन है वो क्या बना बेटा कि हमें जो पौधे हैं वो ग्रीन क्यों दिख रहे हैं? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल ग्रीन क्यों हुआ? क्योंकि वो सबसे ज्यादा ग्रीन कलर को क्या करता है? परावर्तित करता है। क्या करता है? परावर्तित। एब्जॉर्ब नहीं करता, क्या करता है? परावर्तित। तो अब कहेंगे कि सर्वाधिक जो परावर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा? परावर्तन, या हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। तो वो रेडिएशन जिसका सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है वो कौन सी है बेटा? हरे रंग की है, ग्रीन है, ठीक है। ग्रीन कलर है, उसका क्या होता है? सबसे ज्यादा परावर्तन होता है, इसीलिए हमें पौधे कैसे दिख रहे हैं? ग्रीन दिख रहे हैं, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, जिसका तरंग दैर्घ्य कम है वो तेज चलेगा या जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा है वो तेज चलेगा? सोच के बताओ। एक्स रेज का तरंग दैर्घ्य सबसे कम है तो वो ज्यादा तेज चलेगी, ठीक है। और जिसका तरंग दैर्घ्य कम ज्यादा है वो धीरे चलेगा, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे हम कह सकते हैं हमारे पास सामान दे दिया कुछ, ठीक है। अगर आपको जेब में 5 टॉफी दे दूं और कहो 2 किलोमीटर दौड़ गए हो तो तुम 2 किलोमीटर दौड़ जाओगे, साथ में वो खा भी जाओगे, ठीक है। लेकिन आपको अगर मैं 2 बैग दे दूं, 2 कट्टे दे दूं टॉफी के, ठीक है, और कहोगे अब 2 किलोमीटर दौड़ जाओ, तो तुम जाओगे नहीं, यहीं बैठ के पहले खा लोगे। 2 कट्टे ले जाने कौन लेके जाएगा? नहीं ले आ सकते, भारी है। तो आपके पास क्या है? वजन बढ़ गया है, बस वही चीज, ठीक है। तो हमारी तरंगों का अगर तरंग दैर्घ्य कम है तो वो तेजी से जाएगी, ठीक है। और अगर उनका तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, साइज ज्यादा है, तो क्या होगा? वो धीरे जाएगी। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो इन सब में जो मध्य या बीच में जो हमारा तरंग दैर्घ्य है वो किसका हुआ बेटा? ग्रीन का। किसका हुआ? ग्रीन का। इसीलिए ग्रीन जो है वो सर्वाधिक क्या होता है? परावर्तित होता है। अब पौधे इनमें से सबसे ज्यादा अवशोषण किसका करेंगे? तो हम कहेंगे सर्वाधिक किसकी बात कर रहे हैं बेटा? अवशोषण की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एब्जॉर्प्शन की, ठीक है। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन किसका होगा? ब्लू का होगा, रेड का होगा। यही क्वेश्चन हमारे लिए बनता है। इनमें से तेज कौन जाएगा? इनमें से सबसे तेज कौन जाएगा? वॉयलेट जाएगा, उससे धीरे इंडिगो, उससे धीरे ब्लू, उससे धीरे रेड, ये ग्रीन, और सबसे धीरे कौन जाएगा? रेड जाएगा। तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन किसका होगा? रेड का। किसका होगा? रेड का होगा। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है, ठीक है, किसका होगा? रेड का।
और यही कारण जो है वो आगे काम आने वाला है बेटा। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन भी किसका हुआ? रेड का। और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हुआ तो अब अपन बात किसकी करेंगे? फोटोसिंथेसिस की। किसकी बात करेंगे? फोटोसिंथेसिस, या फिर हमारा कौन सा? प्रकाश संश्लेषण। बात करें प्रकाश संश्लेषण जो है वो सर्वाधिक कौन सी हमारी तरंग दैर्घ्य या फिर हमारी तरंग के द्वारा होगा? तो आप बताओ आंसर किससे होगा? सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण किसमें होगा? लाल में होगा। कारण समझ में आया? क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। और ये एब्जॉर्ब होकर वहां पर फैल कर क्या करती है? हमारा जो फोटोसिंथेसिस है उसको बढ़ाती है। तो अभी हमने जो ये चीज लिखी थी यहां पर कि सर्वाधिक उपयोगी जो है वो कौन सी है? हरे रंग की किरणें, जो हमने लिखा था बेटा वो नहीं होगा। हरे रंग की जगह अपन को इसको चेंज करना है, इसको ध्यान रखें। सबसे ज्यादा उपयोगी कौन सी होगी? लाल रंग की किरणें होगी, ठीक है। वहां पर मिक्स क्या हुआ कि सबसे ज्यादा परावर्तन जो था वो हरे रंग की किरणों का हो रहा था, ठीक है। सबसे ज्यादा उपयोगी कौन होगा? लाल रंग की। तो एक बार इसको करेक्ट कर, अवशोषण ब्लू का होगा। क्यों? हाँ तो ब्लू और रेड ही तो है। सबसे ज्यादा अवशोषण किसका होगा? वो लाल में होती है। तो ये तो फिर वापस वही उससे गलत हो गया। चलो इसको एक बार उससे लिख लेते हैं, कोई नहीं, आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट अपन को किसको करेंगे? एक बार इसको देखिए। फर्स्ट किसको देंगे? लाल रंग को। सबसे ज्यादा कौन उपयोगी है? लाल रंग है। दूसरा, अगर अपन कहें इसके बाद कौन उपयोगी है तो फिर क्या आएगा? नीला रंग। कौन सा आएगा? नीला रंग। ब्लू जो है वो हमारे लिए आएगा, ठीक है। नीला रंग जो है वो सेकंड नंबर पे आएगा, ठीक है। जो हमने हरा और लाल लिखा था वो सही नहीं है। फर्स्ट जो है वो रेड होगा और सेकंड कौन सा होगा? नीला रंग जो होगा, ठीक है। सर्वाधिक जो अपन यहाँ पर अवशोषण की बात कर रहे हैं बेटा, एक बार देख लें। आपने पहले ही पढ़ा हुआ है तो फिर मैं उसको नहीं करूंगा, उसको गलत, उसको आप सही रखें। सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्ब हुआ वो कौन हुआ? ब्लू हुआ, ठीक है। हो सकता है इसका कारण क्या हो कि वो सबसे तेजी से जा रहा है, ठीक है, और तेज जाके वो अंदर तक जो है पेनिट्रेट करके और पौधे में समा जाएगा, ये हो सकता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अवशोषण किसका हुआ? ब्लू का। प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वाधिक उपयोगी कौन हुआ बेटा? तो हम कहेंगे कौन सा है? लाल रंग, ठीक है। एक यहां पर अपने लिए एक क्वेश्चन और बनता है कि लाल रंग जो है वो एक ही कलर है या दो कलर है? दो कलर है, एक ही दो कलर है लाल, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी? हमारी जो विजिबल रेज है, ठीक है, इनमें कितने कलर है बेटा? टोटल 7 रंग है। कितने रंग है? 7 रंग। इनको एक साथ बराबर क्वांटिटी में अगर मिला दो तो कौन सा कलर बनेगा? सफेद बनेगा। कौन सा बनेगा? अगर बराबर मिलाया तो, बराबर नहीं मिलाया तो नहीं बनेगा। ऐसा नहीं 7 कलर मिला दिए सफेद ही नहीं हुआ, ठीक है। बराबर मिलाओगे तो सफेद रंग होगा। तो विजिबल रेज जो है उसमें से सर्वाधिक जो प्रकाश संश्लेषण है, ठीक है, अगर सिंगल लाइट होगी तो कौन सा होगा? लाल। और अगर सभी को मिक्स कर दिया तो कौन सा हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा। हम कहेंगे कि लाल जो है वो तो सिंगल कलर में सबसे ज्यादा होगा, और अगर सबको मिक्स कर दिया गया 7 रंगों को तो सर्वाधिक उपयोगी कौन सा होगा? सफेद रंग होगा, ठीक है। यह आपका डिवीजन भी है। इसको अपन कहते हैं मोनोक्रोमेटिक, इसको बोलते हैं पॉलीक्रोमेटिक। मोनो का मतलब क्या है? एक। क्रोमेटिक का मतलब होता है रंग, ठीक है। तो लाल रंग होगा केवल एक के लिए होगा, और अगर सभी मिक्स कर दिए तो कौन सा हो जाएगा? सफेद रंग, और उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, ठीक है। चलो इसको लिख लें। कीटों को या फिर जो इंसेक्ट है उनको सर्वाधिक कौन सा रंग अट्रैक्ट करता है? कौन सा करता है?
पीला, ठीक है। इसीलिए हमने कहा पीले चिपचिपे पाश, ठीक है। हमने थोड़ी कहा लाल चिपचिपे पाश, ठीक है। क्या लिखा आपने सबसे पहले? पीले चिपचिपे पाश। ऐसा नहीं है कि नहीं होते, पीले भी होते हैं, लाल भी है, नीले भी है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज किसका है? पीले का, ठीक है। क्योंकि पीला रंग बहुत दूर से भी अपन को क्लियर दिख जाता है। आप देखिए जिस समय पर सर्दियों का टाइम है और उस टाइम धुंध पड़ रही होती है, तो गाड़ी की जो लाइट है होती है कौन से कलर की दिखती है? पीले रंग की। उसको अपन बोलते हैं फॉग लैंप, ठीक है। गाड़ी में उसको कहा जाता है फॉग लैंप। मतलब जब कोहरा या धुंध हो उस समय पर वो लाइट ऑन की जाती, बाकी उसकी जरूरत नहीं पड़ती। वो पीले रंग की होती ताकि उससे अपन को दूर तक उस कोहरे में भी दिखाई देता है, ठीक है। तो पीला रंग सबसे ज्यादा आकर्षित करता है, ठीक है। यहां पर आने वाले 4 रंग अपने पास बेटा यहीं पर है, ब्लू, ग्रीन और रेड, और इसके अलावा एक कलर कौन सा हमारा? येलो, ठीक है। ये हमारे 4 कलर जो है वो किसके ऊपर है? हमारे जितने भी विष है या रसायन है उनके ऊपर आएंगे। सबसे ज्यादा जहरीला कौन सा? रेड। सबसे कम ग्रीन, ठीक है। उससे ज्यादा ब्लू, उससे ज्यादा येलो, ठीक है। बात करें सबसे कम LD50 किसका होगा? रेड का, ठीक है। सबसे कम मात्रा, सबसे ज्यादा जहरीला, ठीक है। अगर बात करें सबसे कम जहरीले पे कौन सा कलर है? ग्रीन कलर होगा। कौन सा होगा? ग्रीन कलर, ठीक है। चलो लिख लिया आप दो, ओके। नेक्स्ट बात करें बेटा ड्यूरेशन ऑफ लाइट या फिर प्रकाश के समय अवधि के बारे में, ठीक है। तो समय अवधि के आधार पर जब हम देखते हैं तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है ड्यूरेशन ऑफ लाइट। आपको जो टॉपिक लिखना है वो क्या है? फोटो पीरियोडिज्म। क्या है? फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हैं बेटा? दीप्तकालिता। क्या बोलते हैं इसको? दीप्तकालिता, ठीक है। फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म की बात करें तो इसमें 2 शब्द है। कौन कौन से बेटा? देखिए एक बार। एक तो जो शब्द है वो क्या है? फोटो। क्या मतलब है? फोटो। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, या फिर हम पर्टिकुलर कहें तो सनलाइट। कोई सी भी लाइट नहीं, कौन सी? सनलाइट। फोटो का मतलब क्या है? सूर्य प्रकाश। क्या मतलब है? सूर्य का प्रकाश, ठीक है। और पीरियोडिज्म का मतलब क्या हो गया बेटा? समय। क्या मतलब है पीरियोडिज्म का? अवधि, या फिर हम कह सकते हैं समय, ठीक है। तो फोटो पीरियोडिज्म का पूरा मतलब क्या हुआ बेटा? सूर्य की किरणें जो है या सूर्य का प्रकाश जो है उसके गिरने का या उसके प्राप्त करने का समय, ठीक है। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है वो सुन लो। फोटो पीरियोडिज्म क्या है? परफेक्ट अगर डेफिनेशन आप कहो तो इसका मतलब क्या है कि जो सूर्य का प्रकाश है उसका पौधों में पुष्पन पर प्रभाव। किस पर प्रभाव पड़ा? पुष्पन पर प्रभाव क्या कहलाता है? फोटो पीरियोडिज्म कहलाता है, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होगा और उसके साथ साथ क्या होगा? फ्लावरिंग। क्या होगी बेटा? फ्लावरिंग, ठीक है। पुष्पन होगा, उस पर प्रभाव देखा जाएगा, ठीक है। एक बात बताओ, गेहूं आपने उगते हुए देखा? ठीक है। नवरात्रा में उगाते मंदिर के अंदर वो पूरे एक उसमें, ठीक है। उसको आप कब लगाते हैं बेटा? नवरात्र कब आ रही है? अक्टूबर नवंबर में तो आ रही, ठीक है। एक आती है इस समय पर, अप्रैल के टाइम पे आएगी, मार्च अप्रैल के टाइम पर आती, ठीक है। उसको हम दूसरी नवरात्रा कहते हैं, छोटी नवरात्रा कहते हैं। उस टाइम पर भी गेहूं लगाए जाते नहीं लगाए जाते? लगाए जाते। तो क्या गेहूं जो है वो गर्मियों में नहीं उगते? क्या उगते हैं, ठीक है। सर्दियों में तो उगते हैं, वो हमको पता है, रबी की फसल है। लेकिन क्या गर्मियों में नहीं उग रहे? क्या उग रहे हैं। तो फिर उगने में दिक्कत ही नहीं हो रही, तो फिर क्या बात हो गई, ठीक है। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है बेटा? पुष्पन का है। किसका है? पुष्पन का। अगर आप गेहूं को गर्मी में लगा दोगे तो ऐसा नहीं है कि गेहूं उगेगा नहीं, उग जाएगा, वो ग्रोथ भी कर लेगा, लेकिन उसके अंदर जो पुष्पन होना है, फूल आने हैं, वो सही से नहीं आएंगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम होती है। इसीलिए हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि हमारी जो फसलें हैं उनको हमने अलग अलग डिवाइड करा है। किसके बेस पर? कि उनको कितने समय के लिए
रोशनी चाहिए, कितने समय के लिए प्रकाश चाहिए, ताकि उनमें पुष्पन अच्छे से हो सके। उसी को हमने क्या कहा, फोटो पीरियोडिज्म कहा। ठीक है, अगर बात करें कि फोटो पीरियोडिज्म जो है बेटा वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है, वैसे तो मेनली 4 प्रकार का होता है, बट अपन को जो समझने के हिसाब से पढ़ना है एक बार, वो कितने है, 3 प्रकार है। कितने है बेटा, 3 प्रकार। पहला जो है वो क्या है, लॉन्ग डे प्लांट। कौन सा बेटा, इसको अपन कहेंगे LDP। क्या कहेंगे इसको, दीर्घ दीप्तकालिता। ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट है, दीर्घ दीप्तकालिता एक तरह से कह सकते हैं अपन। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे पौधे जिनको लंबे समय के लिए प्रकाश चाहिए। ठीक है, सिंपल सा है, इसमें कोई डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, अपन को बस पता होना चाहिए। लॉन्ग का मतलब क्या है, लंबा। ठीक है, तो लंबे समय के लिए जिसको प्रकाश की अवधि चाहिए वो क्या हो गया, लॉन्ग डे प्लांट। दूसरा हमारे पास क्या आ गया बेटा, SDP। कौन सा आ गया, SDP या शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट का मतलब क्या हो गया, छोटा, तो अब कह सकते हैं ये हमारे क्या है, लघु दीप्तकालिता। कौन सा बेटा, लघु दीप्तकालिता कहा जाएगा इसको, मतलब जिनको कम समय के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए। और तीसरा हमारे पास क्या, कौन से आते हैं बेटा, DNP आते हैं। कौन से आते हैं, DNP। DNP का मतलब क्या है, डे न्यूट्रल प्लांट। क्या मतलब है, डे न्यूट्रल प्लांट। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, दिवस निष्प्रभावी पौधे। कौन से, दिवस निष्प्रभावी पौधे, मतलब जिन पर आपके दिन के समय का या लाइट के समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका यह मतलब नहीं उनको अंधेरे में रख दो। ठीक है, उसका मतलब है कि आप चाहे उसको लंबे समय तक लाइट दो या कम समय तक लाइट दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनमें पुष्पन आराम से होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, 3 कॉन्सेप्ट है। अब इनको एक बार देख लें कि ये आखिरकार क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला तो लॉन्ग डे प्लांट, दीर्घ दीप्तकालिता मतलब क्या है, ऐसे पौधे जिनको दिन में या हम कहें कि पूरी लाइट जो है, लाइट का जो समय है वो कितना चाहिए, 14 घंटे से ज्यादा चाहिए। कितना चाहिए, 12 घंटे, 12 से 14 घंटे अपन बोलते हैं लगभग, क्योंकि 14 घंटे से ज्यादा वैसे लाइट नहीं रहती। ठीक है, एक दिन के अंदर क्या 14 घंटे लाइट रहती है, पूरी नहीं रहती, बहुत कम होता है। ठीक है, तो लगभग कितना चाहिए, 12 से 14 घंटे के आसपास चाहिए, तो 12 घंटे से ज्यादा की लाइट चाहिए। ठीक है, वो तो हो गए लॉन्ग डे प्लांट। दूसरे हो गए हमारे शॉर्ट डे प्लांट, जिनको कम चाहिए। कितनी कम, तो हम कहेंगे 10 घंटे से कम। ठीक है, जिसको 8 से 10 घंटे के आसपास की लाइट चाहिए पुष्पन के लिए, उसको क्या कहेंगे हम, शॉर्ट डे प्लांट। और तीसरा हमारे पास कौन सा बेटा, डे न्यूट्रल प्लांट, जिसका मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला सर, बिल्कुल तुम्हारी इधर है, कुछ भी कह लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये क्या है, दिवस निष्प्रभावी, मतलब आप अगर 12 घंटे से ज्यादा की लाइट दे दो तब भी फूल आ जाएंगे, और अगर आप 10 घंटे से कम की लाइट दे दो तब भी फूल आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे जो है ये मेन कॉन्सेप्ट है इनके। पहले हम इनको समझ ले, लॉन्ग डे प्लांट क्या होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है, इसके अंदर ऐसे पौधे जिनको करीब 12 घंटे से ज्यादा, या हम बात करें कितना होगा, लगभग 12 से 14 घंटे क्या चाहिए, प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं मोर देन 12 आवर्स, या फिर कहे 12 to 14 आवर्स इन अ डे। एक दिन में लगभग 12 घंटे से ज्यादा का इनको समय चाहिए। ठीक है, दूसरी हम बात करें कि ये कौन सी फसलें होती हैं, तो हम कहेंगे ये ज्यादातर कौन सी फसलें हैं, रबी फसलें हैं। कौन सी फसलें बेटा, रबी फसलें जो हैं, आगे जरूर लिखना अधिकतर, ऐसा नहीं कि तुम सारी रबी की फसलें इसमें कर दो। ज्यादातर रबी की फसलें जो हैं वो सारी कैसी होती है, दीर्घ दीप्तकालित या फिर हम कहें लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। ठीक है, चलो अब मुझे एक बात बताओ छोटी सी, सर्दियों में दिन लंबे होते हैं या गर्मियों में, गर्मियों में। ठीक है, हमने यहां पर क्या कहा, लॉन्ग डे प्लांट, लिखा क्या, रबी की फसलें। ठीक है, तो रबी में तो इतने लंबे दिन होते ही नहीं है, फिर कैसे पता लगा है?
ये तो गलत हो गया, है ना। अब एक वापस से थोड़ा सा पीछे चले, तो हमने अभी देखा था कि जब हम लाइट की बात कर रहे हैं तो लाइट की 3 प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है कि वो पौधे पर क्या प्रभाव डालेगी। याद आएगा कुछ? कौन कौन सी थी? एक तो थी गुणवत्ता, एक थी उसकी तीव्रता, और एक क्या थी बेटा उसकी अवधि। आ गई बात? ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, तीनों चीजें आ गई। अब एक बात बताओ, गुणवत्ता भी जरूरी है, तीव्रता भी जरूरी है, अवधि भी जरूरी है, ठीक है। ये तीनों जब एक साथ मिलेगी तभी उसकी वृद्धि पर असर पड़ेगा। आप इसमें से किसी एक को लेकर नहीं कह सकते कि सर ये एक ही चीज है और इससे असर पड़ जाए। अपन सिर्फ अवधि को लेकर चलें कि कितने देर के लिए लाइट गिर रही है। तो गर्मियों के अंदर सुबह 6 बजे सूरज उग गया, शाम को 8 बजे अस्त हो रहा है, कितना टाइम हो गया? 14 घंटे के ऊपर हो गया, लगभग इतना आसपास हो गया। 14 घंटे के लिए लाइट उसको मिल रही है। लेकिन एक बात बताओ, दिन के समय पर जो लाइट मिल रही है, क्या उसमें तुम बाहर निकल सकते हो? क्या पौधा बाहर निकल सकता है? नहीं, वो तो वही रहता है, ठीक है। क्या पौधा जो है उसको सहन कर सकता है क्या ज्यादा देर के लिए? नहीं कर सकता। तो यहां पर क्या उसकी गुणवत्ता अच्छी है क्या? आप कहोगे नहीं है सर, ठीक है। अगर हम बात करें तीव्रता की, तो उसकी तीव्रता बहुत ज्यादा है। क्या इतनी तीव्रता चाहिए पौधे को? नहीं, बेचारा मुरझाने लग जाता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो अच्छी लाइट है उसकी अवधि जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है बेटा? उसकी गुणवत्ता और तीव्रता पर भी डिपेंड कर रही है। तो क्या गर्मियों में उसकी गुणवत्ता अच्छी है क्या ज्यादा? नहीं है। क्या उसकी तीव्रता है वो बराबर है या हम कहें धीमी है क्या, ताकि पौधा आराम से अवशोषित कर सके? हम कहेंगे नहीं सर, गर्मियों में तीव्रता भी ज्यादा है और गुणवत्ता भी सही नहीं है। तो हमारी वो लाइट जिसकी गुणवत्ता भी अच्छी है, तीव्रता भी अच्छी है और अवधि भी उसमें हो, तो वो कम अवधि के लिए होता है। कितनी देर के लिए होगा? कम अवधि के लिए। किसमें होगा? खरीफ पर, ठीक है। क्योंकि खरीफ के समय पर क्या है, गर्मी तो पड़ रही है, ठीक है। तो खरीफ के समय पर गर्मी में आपकी गुणवत्ता और तीव्रता इतनी अच्छी नहीं होती, इसीलिए चाहे सूरज कितनी देर तक चमके लेकिन अच्छी लाइट की अवधि क्या हो जाती है? कम हो जाती है। समझ में आई बात? ठीक है। अब यही रबी की फसलों के लिए बात कर ले, तो रबी में आप देखो, पूरे दिन तुम्हें धूप में बिठा दो, तुम बैठ जाओगे और अच्छा मुझे बोलोगे वाह सर कमाल कर दिया, आज तो मजा आ गया, पूरे दिन धूप में बैठे, ठंड भी नहीं लगी, है ना, ठीक है। तो अवधि जो है, अवधि चाहे कम हो जाए, मान लो बादल आ गए किसी दिन या कोई दिक्कत हुई, कोई बात नहीं, सुबह 7 बजे सूरज उगा, शाम को 7 बजे से पहले अस्त हो गया, ठीक है। हमने कहा कि लगभग 12 घंटे के आसपास जो है लाइट मिल गई, ठीक है। अब उस लाइट में आप बात करो बेटा तीव्रता, क्या तीव्रता ज्यादा थी क्या? नहीं थी, ठीक है। उसकी गुणवत्ता की बात करें तो हमें तो बड़ा अच्छा लगा, तो गुणवत्ता अच्छी हुई उसकी, हम सहन कर सकते हैं। तो उसकी गुणवत्ता और तीव्रता दोनों अच्छी है, तो उसकी अवधि क्या हो गई? बढ़ गई। समझ में आई बात? ठीक है। इसीलिए जो रबी में फसलें होती है बेटा, उनको हम क्या कहते हैं? लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं, शॉर्ट डे प्लांट नहीं कहते, क्योंकि वहां पर गुणवत्ता और तीव्रता के आधार पर हमारी जो अवधि है वो क्या है? ज्यादा है। समझ में आ गई बात? अब किसी को कोई डाउट रहा है इसमें? नहीं। अब देख लो रबी की कौन कौन सी फसलें जानते हो, वैसे तो सारी बताने की जरूरत नहीं है। गेहूं है क्या? व्हीट है, ठीक है। बार्ले हो गया, ओट्स हो गया, मस्टर्ड हो गया, बंगाल ग्राम चना हो गया, ये सब गोल लगा दिया आपने, मटर लगा दिए, सारी की सारी रबी फसलें जो है। प्याज हो गया, लहसुन है, ये अपनी जो सब्जियां भी लगा रहे हैं जो रबी के अंदर है। या आप बात करें जैसे गोभी है, ठीक है, कोल क्रॉप्स आ गई सारी की सारी। अपन यहाँ फसलों की बात कर रहे हैं इसलिए अपन ने लिखा है। आप जैसे कोल क्रॉप्स की बात करें तो वो भी कह सकते हो, ठीक है। हाँ बेटा, शुगर केन आएगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या है? वो फसलें जो लॉन्ग डे प्लांट है, ठीक है, रबी की फसलें। इतना सा याद रख लो, रबी की फसलें कैसी होती है? लॉन्ग डे प्लांट होती है। याद हो जाएगा? ठीक है, चलो इसको लिखें, फिर आगे बात। हाँ बेटा, शुगर केन बेटा हम साल में अलग अलग समय पर लगाते हैं,
आपने सुना हो तो शुगर केन को एक तो अधसाली गन्ना लगाया जाता है, जो आधे साल में लगा रहे हैं जून में, उसमें भी फूल आ रहे हैं। दूसरा अपन बात करें किसकी, एक साली गन्ने की, जिसको अपन कब लगा रहे हैं, जनवरी में, उसमें भी फूल आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन स्प्रिंग गन्ना की बात करें, मतलब जो हमारे बसंत में लगाया जरा मार्च में, उसमें भी फूल आ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें तो पूरे समय पर आप कभी भी लगाओ उसमें फूलों की दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो वो डे न्यूट्रल प्लांट में आएगा। ठीक है, और दूसरा एक और चीज, ये जितने भी नाम लिखे हुए ना बेटा, इनमें पुष्पन आने पर उसकी जो उपज है वो डिपेंड करती है, करती है नहीं करती। गेहूं में कितने पुष्प हैं उनसे दाने बने, उस पर उपज डिपेंड करेगी। बटर में कितने पुष्प है उससे दाने बने, उस पर उपज डिपेंड करेगी। क्या शुगर केन या गन्ना में कितने पुष्प आए उस पर यील्ड डिपेंड करेगी क्या? सोच के बताओ। गन्ने में पुष्पन कब होता है? जब वो पक जाता है। ठीक है, तो इसीलिए उस पर पुष्पन का वैसे प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो उस पर वैसे लागू नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वहां पर पुष्पन की वजह से यील्ड पर कोई प्रभाव नहीं है। बट फिर भी अगर अपन उसको क्लासिफाई करना भी चाहें तो अपन उसको डे न्यूट्रल प्लांट के अंदर उसको यूज करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करें बेटा। अगला हमारे पास कौन सा है? शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट के लिए सिंपल सा याद रखना, कितनी इनको लाइट चाहिए, तो हम कहेंगे कि इनको प्रकाश की जो अवधि है वो कितनी चाहिए? 10 घंटे से कम चाहिए। कितनी चाहिए बेटा? 10 घंटे से कम अवधि चाहिए। ठीक है, दूसरी बात करें कि ये कौन सी फसलें होगी, तो हम कहेंगे हमारी मुख्यतः जो खरीफ की फसलें हैं। कौन सी फसलें बेटा? खरीफ की फसलें हैं, वो कैसी होगी? शॉर्ट प्लांट होगी। ठीक है, ऑप्शंस देख लें एक बार कौन कौन से हैं। तो खरीफ की फसल में मुख्य फसल कौन सी आ गई बेटा? धान आ गई, राइस। इसके अलावा बात करें तो कौन सी है? सोयाबीन। खरीफ में ही लगाई जाती है, रबी में नहीं लगती बेटा। दूसरी बात करें, एक हमारे पास ज्वार और बाजरा, पर्ल मिलेट, सोरगम हो गया, ये भी हमारा खरीफ का ही है। रबी में अगर आप ज्वार लगाते हो, ऐसा नहीं कि ज्वार रबी में नहीं लगाते, रबी में भी लगाई जाती, लेकिन वो सिर्फ चारे के लिए होती। ठीक है, बीज के लिए आप लगाते हो तो कब लगाओगे? खरीफ। ठीक है, तो वो शॉर्ट डे प्लांट हुई। इसके अलावा हम बात करें, हमारी जितनी भी पल्सेज हैं बंगाल ग्राम को छोड़कर और मसूर को छोड़कर, वो सारी कैसी आएगी? शॉर्ट डे प्लांट। जैसे आप बात करो मूंग की, ठीक है, मूंग है, उड़द है, चवला है, अरहर है, ये सारे के सारे क्या है? हमारे शॉर्ट डे प्लांट होंगे। ठीक है, पल्सेस। हम एक दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जितनी भी हमारी खरीफ की दलहनी फसलें हैं, कौन सी बेटा? दलहनी फसलें, वो सारी की सारी भी किसमें आएगी? शॉर्ट डे प्लांट में। एक आपका ये इंपॉर्टेंट याद रखना, क्राइसेंथेमम, जिसको आपने क्या कहा? गुलदाउदी का। ये जो पुष्प है ये भी कैसा है? शॉर्ट डे प्लांट है, क्योंकि गुलदाउदी के फूल कब आते हैं? सबसे ज्यादा गर्मियों के समय पर आते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक अच्छा अपने लिए एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको देख लें। चलो, राजमा कैसा होगा बेटा? शॉर्ट डे या लॉन्ग डे? लॉन्ग डे ही होगा ना, रबी की दलहन। ठीक है, रबी के जो है वो किसमें आएंगे? लॉन्ग डे में। ये अपना कॉन्सेप्ट है। देखो, आप ऐसा नहीं कि सर आपने सारी फसलों के नाम नहीं लिखा है, अपन ने कॉन्सेप्ट समझ लिया है। ठीक है, अब आपको पूछ ले मसूर है शॉर्ट डे लॉन्ग डे है, क्या है? तो क्या करो? लॉन्ग डे है। मसूर रबी में लगाते हैं, कब लगाते हैं? रबी में। ठीक है, अगर आपको पूछ ले कि आपकी तिल जो है, सीसेमम तिल जो है वो आपका शॉर्ट डे या लॉन्ग डे है, तो क्या कहोगे? शॉर्ट डे, क्योंकि किसमें है? खरीफ में। राजमा, हाँ कह सकते हैं उसके अंदर भी, पर मेजरली जो है रबी के अंदर है, तो अपन उसको लॉन्ग डे में रखते हैं। तो ये अपना कॉन्सेप्ट है, आप वहां से आप आंसर कर सकते हैं, वो गलत नहीं हो। दूसरी बात करें, तीसरा हमारा जो मेन है बेटा, वो कौन सा है? डे न्यूट्रल प्लांट, या फिर हम कहें दिवस निष्प्रभावी पादप। कौन से पादप है बेटा? दिवस निष्प्रभावी पादप।
जिस पर पूरे डे का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जितनी देर तक चाहो तुम सूर्य की रोशनी दो या कब दो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे बेटा, ये ऐसे पौधे होते हैं जिनको अगर आप 14 घंटे से ज्यादा अगर लाइट दे दो, या फिर आपकी मर्जी आप 10 घंटे से कम भी अगर लाइट दो, तो भी इनमें पुष्पन होगा, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये हमारा यहां पर कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। इसके अंदर वो चीजें आएगी जो पूरे साल आती हैं। ठीक है, आप उदयपुर में पढ़ाई कर रहे हो, यहाँ के आसपास एरिया से अगर आप हो तो आप ये बहुत अच्छे से जानते होंगे कि खरीफ में भी मक्का उगाते हैं, रबी में भी मक्का उगाते हैं ना। तो खरीफ में मक्का उगा रहे मतलब कैसा हो गया, शॉर्ट डे प्लांट। रबी में भी उगा रहे मतलब कैसा हो गया, लॉन्ग डे प्लांट। तो हम इसको क्या कहते हैं, डे न्यूट्रल। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, आप कभी भी लगाओ। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा, मक्का हुआ। ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा हमको याद रखना बेटा, टमाटर। टमाटर पूरे साल आते नहीं आते, पूरे साल टमाटर आ रहे हैं मतलब फूल भी तो पूरे साल ही आ रहे होंगे ना। ठीक है, तो ये टमाटर भी क्या हो गया, डे न्यूट्रल प्लांट। एक इसका सॉरी इसके भाई या बहन अपन कह सके वो कौन है, चिल्ली, मिर्ची। ठीक है, मिर्ची कैसा हुआ, डे न्यूट्रल हुआ। एक इसके साथ ब्रिंजल कह सकते हैं बेटा, बैगन हो गया। इंपॉर्टेंट जो है बेटा वो कौन सी है, कॉटन या कपास, इसका नाम याद रखना। ठीक है, कपास को कब लगाते हैं बेटा, खरीफ में लगाते हो, मई जून में लगाते हो। उसके फूल कब आने लग जाते हैं, कौन से महीने में, सितंबर के आसपास। ठीक है, सितंबर के समय पर वो खरीफ की फसल है या नहीं, फूल आ रहे हैं। ठीक है, उसकी जो आप चुनाई करते हो वो लगभग 4 से 5 बार कर लेते हो। हर महीने एक बार जो है आप पिकिंग करोगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कितने महीने हुए, 5। हर महीने आप पिकिंग कर रहे हो मतलब हर महीने फूल आ रहे हैं उसमें फरवरी में भी फूल आ रहे हैं। तो मतलब कैसा हुआ, लॉन्ग डे प्लांट। उसमें सितंबर में फूल आ गए, खरीफ की फसल दी, तो कैसा हो गया, शॉर्ट डे प्लांट। तो हम उसको क्या कह देंगे, डे न्यूट्रल प्लांट कहेंगे। क्या कहेंगे, डे न्यूट्रल प्लांट। समझ में आई बात, क्यों कहा, इसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझ गए, इसको आपको करना। एक जो है बेटा वो क्या है, कुकुम्बर, खीरा ककड़ी, देखी है क्या तुमने, अरे खाइए ना। ठीक है, तो खीरा ककड़ी पूरे साल मिलती है, नहीं मिलती, मिलती है। चाहे ग्रीन हाउस में लगाओ, कहीं भी लगाओ, पूरे साल मिल तो रही है ना। ठीक है, तो उसमें हर समय पर क्या है बेटा, फूल आ रहे हैं। तो वो क्या हो गया हमारा, ये कुकुम्बर क्या, ककड़ी है। ठीक है, एक नींबू की भी बात करें, नींबू है बेटा, कहते हैं सदाबहार, या फिर हम कहें 12 नींबू है। हाँ, तो क्या सर इसमें 12 महीने जो है फूल रहते हैं, मतलब उस पर फ्रूट रहेगा हमेशा। तो वो भी कैसा हो गया, डे न्यूट्रल हो गया। ठीक है, बट कई वेराइटीज जो है या कई फ्रूट प्लांट्स है वो डिपेंड करते हैं। जैसे मैंगो है, आम है, आम में आपके जो माजर आती है या आपके जो फूल आ रहे हैं वो कब आते हैं, आम में फूल कौन से महीने में आते हैं, कब आते हैं, देखे तुमने। अच्छा चलो बताओ, पौधे पर नए पत्ते कब आते हैं, नए पत्ते अभी आ रहे ना, इस टाइम पे आ रहे हैं। और नए पत्तों के साथ ही आम में फूल निकलता है, देखा है कभी, नहीं देखा। अरे गांव में आम का पेड़ तो देखा तुमने, अभी जाओगे होली पे देख के आना। ठीक है, उसमें फूल आने लगे। ठीक है, उसके करीब 1 महीने बाद उसके अंदर जो है वो छोटे छोटे फ्रूट बनते हैं, और करीब उसके 1.5 से 2 महीने बाद उसके फ्रूट हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होते हैं, 2 से 3 महीने में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, कॉन्सेप्ट है पूरा, उसके ऊपर ही चल। एक हमारे पास बेटा चौथे टाइप का एक और प्लांट है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटरमीडिएट डे प्लांट।
ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, आईडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? आईडीपी, इंटरमीडिएट डे प्लांट। चलो, इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? बीच में। क्या कह सकते हैं? एक तरह से बीच में। इंटरमीडिएट का भी मतलब क्या हो गया बेटा? बीच में। ठीक है, किसके बीच में है अगर पूछे तो ये किसके बीच का पौधा है बेटा? एक तो हमारा एसडीपी और उसके साथ साथ एलडीपी। ठीक है, ऐसे पौधे जिनमें एलडीपी और एसडीपी दोनों के बीच में रहने वाली अवधि में पुष्पन होता है, उसको क्या कहेंगे? आईडीपी कहेंगे। ठीक है, कैसे होगा तो समझ ले। एसडीपी में कितना होगा बेटा? हमने कहा लगभग 10 घंटे। ठीक है, 10 आवर्स के लिए। और एलडीपी का मतलब कितना लिखा? 12 घंटे। ठीक है, तो हमने कहा 12 आवर्स। तो ऐसे पौधे जिनमें 10 से 12 घंटे की लाइट की जरूरत होती है पुष्पन के लिए, उसको क्या कहा जाएगा? इंटरमीडिएट डे प्लांट कहा जाएगा। समझ में आ गई बात? इसके लिए केवल एक उदाहरण याद रखना। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन भी है और आंसर माना गया था, इसीलिए याद रखना पड़ रहा है। वैसे उसका सही आंसर है वो डे न्यूट्रल प्लांट है, लेकिन क्वेश्चन पूछकर आंसर दे दिया गया, इसीलिए हमको याद रखना है बेटा। क्या उदाहरण है इसका? शुगर केन। क्या उदाहरण है? शुगर केन। उसको हम आईडीपी कहते हैं। ठीक है, मतलब इसको 14 घंटे से ज्यादा की लाइट भी नहीं चाहिए, 8 घंटे से कम की लाइट भी नहीं चाहिए, 10 से 12 घंटे के बीच की जो लाइट है वो इसके लिए पुष्पन के लिए अच्छी मानी गई है। ठीक है, और ये जो लाइट है वो कहां पर सबसे ज्यादा मिलती है इंडिया में? तो हम बात करेंगे तमिलनाडु में। कहां पर? और इसीलिए शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट या फिर गन्ना प्रजनन, समझ में आ गया? वहां क्यों रखा? रखने में तो राजस्थान में रख देते, लेकिन यहाँ पे जो है वो लाइट और टेम्परेचर सूट नहीं करता, इसीलिए हमने कहा रखा उसको तमिलनाडु। आलू की बात करें बेटा, तो आलू तो खाने के लिए खूब खा लिए हमने, लेकिन उसके जो हमारे रिसर्च सेंटर है वो कहां पर है? शिमला में है। अब बात शिमला में क्यों रखा हमने? क्योंकि आलू के अंदर कंद बनने के लिए टेम्परेचर चाहिए 19 डिग्री सेंटीग्रेड। सब जानते हो आलू में पुष्पन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? पुष्पन के लिए फ्लावरिंग लगभग हम कह सकते हैं 20 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। क्या इतना जो हमारा ये जो टेम्परेचर है वो खरीफ में रहता है क्या? यहाँ पे नहीं रहता ना। आलू कौन सी फसल है बेटा? रबी है कि खरीफ? पहले तो ये बताओ। रबी, मुख्य रूप से अपन रबी के रूप में ले रहे हैं। ठीक है, रबी के बाद उसकी हार्वेस्टिंग अपन कब कर रहे हैं बेटा? खरीफ में। ये भी समझ में आ गया। अब खरीफ में अपन ने हार्वेस्ट किया, अगर गलती से नहीं किया तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा, 40 डिग्री पहुंच गया, क्या उसमें पुष्पन होगा? क्या नहीं होगा। इसीलिए हमने उसको कहां रखा? उत्तराखंड में। कहां भेज दिया उसको? उत्तराखंड। किस जगह? शिमला में। शिमला की कौन से स्टेट में? शिमला कौन से स्टेट में आता है? यूपी में तो नहीं है ना, उत्तराखंड में ही है या देहरादून में है? किस में है? हिमाचल प्रदेश में है क्या? चलो, कहां पर है शिमला बेटा? उत्तराखंड। ठीक है, जो हमारा कुफरी शिमला है वहां पर हमने उसको रख देख और लेना, पता पड़े कहीं और है। अमेरिका में मत करना बस, ठीक है, और कहीं भी ले जाओ। चलो बेटा, लास्ट अपन को इसके अंदर जो चीज देखनी है वो देख लें। ये देखो 18वीं स्लाइड चल रही है। ठीक है, अरे 38 नहीं, इस कॉन्सेप्ट की लास्ट स्लाइड है, इसीलिए अपन यहां पढ़ ले इसको। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अगला जो अपना कॉन्सेप्ट है बेटा क्या है? एल्बिडो। क्या है? एल्बिडो। एल्बिडो जो है इसको दूसरे शब्दों में अपन क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कह सकते हैं एक तरह से परावर्तन। कोएफिशिएंट को क्या कहेंगे बेटा?
कोएफिशिएंट को क्या कहते हैं? तुम्हें भी नहीं पता, ये याद रखो। चलो सर्च करूं क्या? नहीं, रहने दो, सर्च करने की जरूरत नहीं। अपन को जो नाम याद रखना है बेटा वो एल्बिडो याद रखना है। क्या याद रखना है? अरे अम्लीडो नहीं, एल्बिडो। अम्लीडो तो गाना है, भजन है, ठीक है। हाँ वही वाला जो तो सोच रहे हो, हाँ वो शिव जी के लिए गाते हैं जो, हाँ वही वाला, ठीक है। तो अम्लीडो नहीं है, क्या है? एल्बिडो है। अब एल्बिडो क्या चीज है? घर पे जाके एल्बिडो घर वालों के तो वो अम्लीडो ही समझेंगे कि ये गाना गा रहा दिखे, ठीक है। चलो एक बात बताओ, ये जो है कॉन्सेप्ट समझना बहुत आसान है। आप अलग अलग कलर के कपड़े पहनते हो, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, जब सर्दियों का समय होता है तो ज्यादातर जो जैकेट स्वेटर जो भी चीजें आती हैं उनका कलर कैसा होता है? ब्लैक या ब्राउन, ठीक है। चलो क्यों होता है बेटा? क्योंकि अच्छा लगता है, ठीक है। बस चलो अगली बात करें। गर्मियों के समय पर नहीं, व्हाइट तो मैंने पहन रखा है, लेकिन ब्लैक कलर के कपड़े पहन लो और उसके बाद बड़ी धूप में चलो तो कितना मजा आता है? बहुत मजा आता है। थोड़ा सा दूर जाते ही अपने आप फील हो जाता है कि गर्मी है आज, ठीक है। लेकिन अगर वही आप व्हाइट शर्ट पहनकर जाओ, व्हाइट कपड़े जो है, या लाइट कलर के, लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, लाइट येलो जो भी है, लाइट कलर के कपड़े पहनो गर्मी के अंदर, तो क्या होगा? उसमें गर्मी कम लगती है, ठीक है। कारण क्या है? बहुत सिंपल सा, कि जो डार्क कलर होता है, ठीक है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जो वहां पर किरणें हैं उनको ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा और उसकी वजह से हमें गर्मी लगती है, ठीक है। लेकिन लाइट कलर के जो कपड़े हैं, लाइट कलर है, वो क्या करता है? एब्जॉर्ब तो करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता, करता है, लेकिन इतना एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है। वो वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। इस वजह से क्या होता है? टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ता। इस वजह से लाइट कलर के कपड़ों में गर्मी कम लगती है और डार्क कलर के कपड़ों में गर्मी ज्यादा लगती है, ठीक है। यही कारण है कि सर्दियों के अंदर जो आपके गर्म कपड़े हैं वो ज्यादातर डार्क कलर के होते हैं, ताकि वो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करे और आपको गर्म रखे। समझ में आ गई बात, ठीक है। यही एल्बिडो है और कुछ नहीं है। एल्बिडो क्या है बेटा? ये एक रेशो है। क्या है बेटा? रेशो है, एक अनुपात है। किसका अनुपात है वो ध्यान रखना। जो हमारी इंसिडेंट लाइट, या हम कह सकते हैं जो भी आने वाली किरणें, ठीक है, इनकमिंग रेडिएशन, ठीक है, या हम कहें कुल विकिरण, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? कुल विकिरण की। टोटल लाइट कितनी आई, ठीक है, और उसमें डिवाइड किसका करना है बेटा अपन को? जो परावर्तित हो गई। क्या हो गई बेटा? रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है, जो क्या हुई हमारी यहां से, नहीं उल्टा है बेटा, एक मिनट, ऊपर रिफ्लेक्टेड लाइट आएगी, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, है ना, परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो ऊपर क्या आएगी बेटा हमारी? परावर्तित किरणें। कौन सी आएगी? परावर्तित किरणें, या हम कहें कौन सी? रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है, वो लाइट जो रिफ्लेक्ट हुई है। और नीचे क्या आएगी बेटा? कुल विकिरण। कौन सी आएगी? या हम कहें टोटल लाइट, ठीक है। अब इसको कैसे समझे अपन? मान लिया कि कोई भी एक जगह है, वहां पर कुल लाइट जो है वो कितनी आई? हमने कहा कि टोटल लाइट जो है वो कितनी आई? 100 किरणें आई, ठीक है। हमने काले कपड़े पहन रखे थे, ठीक है, तो उसमें से 90 जो है वो तो एब्जॉर्ब हो गई, परावर्तित कितनी हुई? बस 10 हुई, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? एल्बिडो हो गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड करके देख लो बेटा कितना आएगा? 0.1, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? एल्बिडो हो गया। किसका?
डार्क कलर का, ठीक है, डार्क कलर का हो। यही हमने कहा कि आज गर्मी ज्यादा लगी, कल हम सफेद कपड़े पहनेंगे, तो हम अगले दिन व्हाइट शर्ट पहन के चले गए, ठीक है। अब वहां पर वापस जो इंसिडेंट लाइट थी वो तो कितनी थी, बदलेगी थोड़ी है, रोज वही रहेगी, है ना। ऐसा थोड़ी कल मेरे ऊपर 100 किरणें गिर रही थी, आज 50 ही गिरेगी, वही गिरेगी, ठीक है। तो 100 किरणें गिरी, लेकिन व्हाइट शर्ट पहन रखी थी तो क्या हुआ, अवशोषण होना था कितना, 90 का, लेकिन नहीं हुआ, कितने का हुआ, 50 का ही हुआ बेटा। किसका हुआ, 50 का। तो रिफ्लेक्ट कितनी हो गई, 50 रिफ्लेक्ट हो गई। अब इसका एल्बिडो कितना हो जाएगा, 0.5। अब मुझे बताओ 0.1 बड़ा है, 0.5 बड़ा है, 0.5 का मतलब होता है आधा, 0.1 का होता है 1/10, ठीक है। तो कौन बड़ा है, 0.5, ठीक है, समझ में आ गई बात। ये पूरा अगर गोला है तो ये 0.5 है, ठीक है। और अगर इसके आपने 10 भाग कर दिए तो ये एक भाग जो है ना ये 0.1 है, तो बड़ा गोल हुआ, समझ में आ गया, ठीक है। तो एक बात बताओ, जो लाइट कलर था उसका एल्बिडो और जो डार्क कलर था उसका एल्बिडो कौन बड़ा है या कौन ज्यादा है, लाइट कलर का। तो याद रखना, एक नोट लगाकर लास्ट में जो है इसके बाद लिख लो, एक नोट क्या है बेटा, जो लाइट कलर होते हैं, लाइट कलर का जो एल्बिडो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। और जो डार्क कलर है उसका एल्बिडो कम होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अपन को ध्यान, चलो लिख लिया क्या, ओके। ओके, थैंक यू। चलो ये एल्बिडो के वैल्यूज हैं, ठीक है। अगर आप आगे अगर इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, बस नहीं करोगे तो वो 0 से लेकर 1 के बीच में आएगा। तो एक चीज याद रखना, पहली कि जो हमारा एल्बिडो होता है बेटा, एल्बिडो की जो वैल्यू होती है ना, वो वैल्यू कहां से होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में। परसेंटेज भी आपको पता है, कम से कम 0% होगा, ज्यादा से ज्यादा 100% होगा, बस वही बात है। एल्बिडो की वैल्यू जो है वो भी कितनी होती है बेटा, 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा एल्बिडो किसका होता है, तो हम कहेंगे सर्वाधिक जो हमारा एल्बिडो है वो किसका होता है बेटा, अरे सामने लिखा हुआ है फ्रेश स्नो। क्या मतलब हुआ है इसका, बर्फ, या हम कहें जो बर्फ गिर रही है, देखा है ना, बर्फ गिरती है जो बिल्कुल एकदम शुद्ध बर्फ, तो मिलावट कौन करेगा उसमें, शुद्ध का मतलब क्या है, ताजी है, ताजी बर्फ अभी गिरी है जो, ठीक है। वो बर्फ कैसी होगी बेटा, बिल्कुल सफेद रंग की, उसका एल्बिडो सबसे ज्यादा होता है। दूसरा हमें याद रखना है, इससे कम जो है बेटा सेकंड नंबर पे वो किसका होता है, बादलों का होता है। बादल भी तो सफेद रंग के होते हैं ना, सर हमारे तो काले बादल आते हैं ना बारिश वाले, वो तुम्हें दिखते हैं काले, वो होते नहीं है, ठीक है, वो सफेद ही होते हैं, ठीक है। तो हमारे जो क्लाउड्स है या बादल है वो भी कैसे है बेटा, सफेद है, तो उनका जो एल्बिडो है वो भी क्या है, ज्यादा है, लेकिन फ्रेश स्नो से कम होता है। इनका कितना होता है बेटा, 75%। इसको लिखना चाहो तो कितना हो जाएगा, 0.75। कितना होगा, 0.75, ठीक है। 85 को लिखना चाहो तो 0.85 एल्बिडो होगा, ये परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक है।
आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हो। अगर आप परसेंटेज में लिखना चाहो तो 85% हो जाएगा, और अगर आप परसेंटेज में नहीं लिखो तो एल्बिडो जो प्योर है वो कितना हो जाएगा 0.85। समझ में आई बात? ही कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है। चलो इसके बाद हम बात करें इससे कम किसका होगा, तो हम बात करेंगे पुरानी स्नो का। ये कोई नहीं पूछता, ठीक है, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, कोई नहीं पूछेगा इसको। अगर पूछेगा तो फ्रेश स्नो का पूछेगा, ताजी बर्फ का पूछेगा, बाकी नहीं पूछेगा। हाँ, पुरानी बर्फ का कोई नहीं पूछेगा। ये नहीं फ्रीजर में रखी हुई बर्फ का कितना होता है सर, 2 नहीं होता उसका, ठीक है, वो याद नहीं रखना है। इसके बाद बात करें तो हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हमारी पृथ्वी के धरातल की, या हम बात करें पृथ्वी की सतह की बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी की सतह का एल्बिडो कितना होता है बेटा, 34% या फिर 0.34, कितना होगा 0.34 एल्बिडो होता है। मतलब हमारे पृथ्वी पर जितनी भी किरणें आ रही है उसमें से हमारी पृथ्वी जो है कितनी किरणें वापस भेज देती है, 34%। कितनी भेजती है? बाकी का क्या होता है, अवशोषण होता है, ठीक है, और फिर वो वापस शाम के समय पर वो एमिट होती है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक अंतर समझना, 2 चीजें होती है बेटा, एक तो है कि परावर्तन करना, और एक का मतलब है एब्जॉर्ब करके फिर वापस एमिट करना, दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। अभी जो लाइट इस पर टकरा कर जा रही है वो क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। कुछ ऐसी लाइट भी होगी जो ये बोर्ड एब्जॉर्ब कर रहा होगा। अभी ये जब तुम चले जाओगे फिर उसके बाद जब इसका वापस ब्लैक कलर कर देंगे, मतलब बंद कर देंगे, ठीक है, बंद कर दिया, उसके बाद भी ये गर्म होता है, ठीक है, तो उसमें से रेडिएशन निकल रही है, नहीं निकल रही, निकल रही है। तो वो रेडिएशन क्या रिफ्लेक्ट हो रही है, क्या परावर्तित है, क्या वो नहीं है, ठीक है, वो ये एमिट कर रहा है। ये दोनों चीजें अलग है, ये अपन को समझना जरूरी है, क्योंकि कल पढ़ेंगे अपन ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसमें काम आएगी, ठीक है। चल फिर बात करें बेटा ड्राई सॉइल का। इसके बाद याद रखना है सूखी हुई मृदा का। किसका याद रखना है? सूखी मृदा का। एक तो हमारी पृथ्वी के धरातल का, पृथ्वी के धरातल पर बेटा मिट्टी भी है, पानी भी है, पेड़ पौधे भी है, सब है। तो ओवरऑल पूरी पृथ्वी का कितना है बेटा, 0.34 या 34%। अगर हम सिर्फ मिट्टी मिट्टी का लें तो सूखी हुई मिट्टी का कितना होगा बेटा, 14% है, और गीली मिट्टी का ले तो कितना होता है, 8%, ठीक है। 8% को लिखना चाहे तो कितना होगा, 0.08 होगा। तो सबसे कम एल्बिडो, या हम कहे न्यूनतम, न्यूनतम एल्बिडो किसका है बेटा, गीली मिट्टी का। किसका है? गीली मिट्टी का। और दूसरे शब्दों में आप इस गीली मिट्टी को क्या लिख सकते हो बेटा, कार्बनिक पदार्थ। क्या लिख सकते हो? कार्बनिक पदार्थ भी लिख सकते हो। उसका भी इससे कम होता है, लगभग लगभग जो है वो आपका इसके अंदर भी 0.4 से लेकर 0.8 के आसपास होता है, मतलब 4 से 8% के आसपास होता है। कार्बनिक पदार्थ कैसा होगा, ब्लैक कलर का होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो उसका एल्बिडो इससे भी कम होता है। समझ में आ गई बात? तो न्यूनतम एल्बिडो किसका बेटा, कार्बनिक पदार्थ का। सर्वाधिक किसका है, बर्फ का, ठीक है। ताजी बर्फ या फिर पुरानी बर्फ याद मत रखो, सिर्फ बर्फ याद रखो कि बर्फ का होता है ना। चलिए, कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है, बाकी कल बात करते हैं।